हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक पांचाल और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक पांचाल यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की बुक का चैप्टर नंबर 5 विधायिका। पहली वीडियो में हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था कि भाई कार्यपालिका का काम होता है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। अब हम पढ़ें विधायिका। तो विधायिका कैसे कानून बनाती है, उसका क्या काम है और विधायिका के कितने प्रकार है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो वह विधायिका की होती है, ये जनता द्वारा निर्वाचित होती है, यानी जो विधायिका में जो सदस्य रहेंगे उन्हें वो जनता द्वारा ही निर्वाचित होंगे और उन्हें जनता ही चुनेगी और जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करती है और यह कानून का निर्माण करती है। जो विधायिका का काम होता है वह देश में कानून बनाना है। अब हम पढ़ें राष्ट्रीय विधायिका, यानी देश की विधायिका क्या है। तो राष्ट्रीय विधायिका का दूसरा नाम है संसद। दोस्तों, आपने संसद का नाम तो सुना होगा, जो कि है दिल्ली में। अब हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। भारतीय संसद में ये 2 सदन है। भारतीय संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संविधान में राज्यों को एकात्मक द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया गया। जो संविधान में है, जो राज्य को एक सदनात्मक, यानी जिसमें एक सदन होगा विधानमंडल में, और द्विसदनात्मक जिसमें 2 सदन होंगे, ये दोनों विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया गया था। लेकिन भारत में 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। यानी जो भारत में अभी 6 राज्य है वहीं पर द्विसदनात्मक विधायिका है। और दोस्तों, यहाँ जो जम्मू कश्मीर लिख रहा है यहाँ पर हटा दी गई है अभी। ये 6 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन, द्विसदनात्मक विधायिका का क्या अर्थ है। यानी हमने पढ़ा है भाई 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है, लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका का क्या अर्थ है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। जिन राज्यों के विधानमंडल में, यानी इस राज्य की विधायिका है, जिन राज्यों के विधानमंडल में 2 सदन होते हैं उन्हें द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। मतलब जिन राज्यों के जो विधानमंडल है जहाँ पर कानून बनते हैं वहाँ पर अगर 2 सदन होंगे तो उन्हें द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। राज्यों में विधानमंडल को क्या कहते हैं। जो राज्यों में विधानमंडल होता है उसके अगर दो सदन है राज्य में विधानमंडल में, तो एक का तो होता है विधानसभा नाम और एक का विधान परिषद। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, द्विसदनात्मक विधानसभा का लाभ क्या है। इन द्विसदनात्मक जो विधानसभा होगी जिसमें 2 सदन हो गए उनका क्या लाभ है। पहला है 2 सदन होने से कार्यभार बढ़ जाता है। अगर 2 सदन होंगे तो कार्य बढ़ जाएगा और आधा आधा कार्य पाते जाएगा, जिससे कि वे अपने समाज के समस्त सदस्यों के लिए काम कर सकते हैं। एक सदन के लिए गए निर्णयों पर दूसरे सदन में पुनर्विचार होता है। अगर एक सदन एक निर्णय लेता है तो दूसरे सदन में भी वापस विचार होगा उस निर्णय पर, जिससे प्रत्येक मुद्दे को 2 बार जांचने का अवसर मिलता है। अगर कोई मुद्दा होगा वो एक सदन में जांचने पर दूसरे सदन में भी जांच होगी उसकी वापस। अब राष्ट्रीय विधायिका है, सॉरी यहाँ पर विधायक था पहले, अब मैंने राष्ट्रीय विधायिका कर दिया है। ये राष्ट्रीय विधायिका तो है संसद, और संसद में है 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। और राज्य की विधायिका होती है जिसको बोलते हैं विधानमंडल, और इसमें 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा, एक विधान परिषद। अब हम पढ़ेंगे कि भाई द्विसदनात्मक विधानसभा का हानि क्या है। पहला है कार्य वेतन अधिक। अगर 2 सदन होगा तो उसमें कार्य और वेतन दोनों अधिक होगा। किसी भी विधेयक को पास होने में समय लगता है। अगर एक सदन में पास हो गया तो उसको दूसरे सदन में जाना पड़ेगा, और दूसरे सदन में जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। अब हम पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय विधायिका है यानी संसद, उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और एक राज्यसभा। इन दोनों के बारे में अंतर को पढ़ेंगे हम। पहला है संसद का प्रथम सदन या फिर निम्न सदन। जो लोकसभा है संसद का निम्न सदन है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, मतलब लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी जो लोकसभा के सदस्य रहेंगे उनका चुनाव जनता करेगी, और राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत होगा। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई लोकसभा का सदस्य बनेगा तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और इसमें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य, जो संविधान में लोकसभा के सदस्य हैं 552 निर्धारित है।
और राज्यसभा के सदस्य 250 निर्धारित है। लेकिन लोकसभा में अभी वर्तमान में 545 है, और इनमें से जो 530 तो है राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से, और 13 है केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 है आंग्ल भारतीय जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 150 सदस्य निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में 245 है। और इस 150 का डिवाइडेशन है, 238 तो होंगे राज्य द्वारा और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त हो, जिनको लोकसभा भंग की जा सकती है। जो लोकसभा है वो राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जा सकती है, और इसे भंग नहीं किया जा सकता, और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो लोकसभा के सदस्य रहते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लेकिन जो राज्यसभा में हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और इन 1/3 सदस्यों की सीटों के लिए पुनः चुनाव होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कानून निर्माण कैसे होता है। भाई हमने पहले जाना कि भाई विधायिका कानून निर्माण करती है, लेकिन कानून का निर्माण कैसे होगा इसके बारे में पढ़ेंगे, और यह है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो भाई कानून का निर्माण होने से पहले कानून के निर्माण कार्य में कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। जो कानून बनेगा उसको कई स्टेप से गुजरना पड़ेगा। कानून बनाने से पहले इसका प्रारूप लाया जाता है, जिसे विधेयक कहा जाता है। जो कानून बनेगा तो उससे पहले इसका प्रारूप लाया जाता है, यानी ढांचा, और इसे कहते हैं विधेयक। विधेयक के कई प्रकार हो सकते हैं, और विधेयक के भी कई प्रकार हो सकते हैं। एक तो सरकारी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक, और एक निजी सदस्य विधेयक। सरकारी विधेयक में तो होता है सामान्य विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक, यानी अगर संविधान में संशोधन होगा। और निजी सदस्य विधेयक में होता है वित्त विधेयक। कोई भी संसद के सदस्य किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। संसद का जो कोई भी सदस्य है, या तो वो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, दोनों सदनों में विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। उन मुद्दों पर संसदीय समितियों में चर्चा होती है। अब विधेयक पेश हो गया तो संसदीय समितियों में चर्चा होगी। फिर इस चरण में विधेयक पर मतदान होता है। अगर उस सदन में पास हुआ हो तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। इस चरण में होता है कि भाई विधेयक पर मतदान होगा। अगर वो एक सदन में, यहाँ एक आएगा, अगर एक सदन में जो विधेयक पास होता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी पुनः वही प्रक्रिया होती है। और जब दूसरे सदन में भी विधेयक पास हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधेयक कानून बन जाता है। यह है पूरी विधेयक से कानून बनने की प्रक्रिया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, संसद के कार्य बताओ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वह संसद के कार्य बताओ। संसद के निम्न कार्य। पहला कार्य कानून निर्माण करना, यानी देश में कानून बनाना, कानूनों की स्वीकृति करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। जो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था भाई कार्यपालिका के बारे में, उस पर भी संसद नियंत्रण रखती है। वित्तीय कार्य करना, यानी पैसे संबंधित कार्य भी संसद करेगी। पूरे देश का प्रतिनिधित्व करना, बहस पर मंच उपलब्ध कराना, संविधान में संशोधन करना। जो संविधान में संशोधन होता है वो भी संसद के द्वारा होता है। निर्वाचन करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करना। न्यायिक कार्य, यानी जजों को पद से हटाना। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करते हैं, यानी जो संसद है वो कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। संसद नियंत्रण के कार्य, पहला तो है बहस और चर्चा, कानूनों के स्वीकार व अस्वीकार करना, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल, इसमें जो है मंत्रियों से तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल, जो प्रश्नकाल के बाद का समय होता है, यानी 12 से 1 बजे का तक का शून्यकाल हो जाता है। अब हम पहला पढ़ेंगे बहस पर चर्चा, यानी संसद में बहस, वाद विवादों, विधेयकों पर परिचर्चा होती है। सदन में सामान्य वाद विवादों के समय भी विधेयक को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। जब सदन में वाद विवाद होते हैं तो भी संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। शून्यकाल, प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासनिक एजेंसियों पर नजर रखने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। इसमें सामान्य जनता के हित के मुद्दे, महंगाई, खाद्यान्न, अनाज की उपलब्धता, दंगे, अत्याचार, कालाबाजारी जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। अब सेकेंड है कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति करके। कानूनों के
स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संसद का है। तो कानूनों को स्वीकार भी संसद करेगी और अस्वीकार भी संसद करेगी। विधेयिका में जिसे बहुमत होता है, यानी विधेयिका में जिसे बहुमत मिलता है उसे आसानी से स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार हर चीज़ आसानी से कर ले। 1989 तक एक पार्टी को पूरा बहुमत मिलता था, पर 1989 के बाद अधिकतर सरकार गठबंधन सरकार बनी है और 1989 के बाद ऐसा भी हुआ है कि लोकसभा से बिल विधेयक पास हुआ है पर वह राज्यसभा में पास नहीं हुआ है। और इसका एग्जाम्पल है लोकपाल विधेयक जो जनता का पालनहार है, आतंकवाद विधेयक, निरोधक विधेयक ये राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। जो ये दोनों विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हुए। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय नियंत्रण, यानी वित्तीय नियंत्रण करके संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। सरकार बजट पास करती है, बजट बनाती है और उसे प्रस्तुत करती है। अविश्वास प्रस्ताव भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा विपक्षी पर अपना अविश्वास प्रस्तुत करते हैं। अगर एक बार ये पारित हो गया तो पूरी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ता है। अगर किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो अगर ये एक बार पास हो गया ना तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। पर बहुमत वाली सरकार में ऐसा होना आसान नहीं है। गठबंधन सरकार में ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुमत वाली सरकार होगी वहाँ पर ऐसा होना आसान नहीं है और गठबंधन वाली सरकार में हो सकता है। प्रश्नकाल, इसमें मंत्रियों से तीखे सवाल पूछे जाते हैं। शून्यकाल है, यह प्रश्नकाल के बाद का समय होता है 12 से 1 बजे का समय। तो प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा होता है, यह होता है शून्यकाल। गणपूर्ति, संसद में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होती है। गणपूर्ति होती है ना, वो संसद में अगर गणपूर्ति की बजाई जाती है घंटी, जो संसद का 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। बैठक शुरू होने से पूर्व यदि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी आता है जब गणपूर्ति होती है। अब हम पढ़ेंगे संसदीय समितियाँ। इसमें संसद के विधेयक कार्यों के मूल्यांकन तथा देख रेख पर सकारात्मक असर पड़ा है। संसदीय समिति किसी बिल पर गहन विचार करने में इससे समय बचता है। जो संसदीय समितियाँ बनाई जाती है वह किसी बिल पर गहन विचार करने में के लिए बनाई जाती है। संसदीय समितियाँ होने के कारण कोई भी बिल जल्दबाजी में पास नहीं किया जाता है। अगर संसदीय समितियाँ होती है तो कोई भी बिल जल्दबाजी में पास नहीं किया जाता है, जो लोकतंत्र में जरूरी है। संसद का कार्यभार कम हो जाता है। संसदीय समितियों के जरिए संसद को सुझाव मिल जाता है। दोस्तों, ये हो गया हमारा चैप्टर। अब हम थोड़े एमसीक्यू को प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी, एमसीक्यू नहीं है, ये थोड़े छोटे प्रश्न है। जैसे प्रश्न नंबर 7, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। जो राज्यसभा का कार्यकाल हमने पढ़ा था कि भाई 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 सीटों पर हर 2 वर्ष में चुनाव होता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु निर्धारित है। जो राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी आयु निर्धारित है, जो 30 वर्ष है। प्रश्न नंबर 9, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि भाई राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, जो होता है उपराष्ट्रपति, यानी जो राज्य का उपराष्ट्रपति होगा, सॉरी देश का उपराष्ट्रपति होगा, वो होगा राज्यसभा का अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 10, कोई विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। संसद करती है इसका निर्णय, भाई कोई विधेयक है या नहीं। प्रश्न नंबर 11, संसद की किन्हीं 2 समितियों के नाम लिखो। संसद की 2 समितियां लोकसभा और राज्यसभा। प्रश्न नंबर 12, भारत में मंत्रिमंडल किस सदन के प्रति उत्तरदायी है। जो लोकसभा के प्रति पूरी मंत्रिपरिषद आएगा, जो पूरी मंत्रिपरिषद है वो उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 13, संविधान सभा संशोधन विधेयक किस सदन में पेश होता है। जो संविधान का संशोधन होता है वो लोकसभा में होता है। प्रश्न नंबर 14, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है। जो दल बदल संशोधन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसदीय समितियाँ। प्रश्न नंबर 16, राज्यसभा में 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र में तो विशेष उपलब्धि प्राप्त होता है ना, उनको जो राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है और वो 12 सदस्य चुने होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें वीडियो में, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।